निरंजन पोद्दार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो सभी को मुबारकबाद। निरंजन जी, 2019 में बीजेपी ने 55 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें से 41 प्रत्याशी जीती थी, ठीक है, और ये जीत का आंकड़ा हो गया 75%। अच्छा रेशियो है, किसी और पार्टी का बताने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल भी हम देखते हैं क्या परफॉर्मेंस रही है किस दल की। तो क्या, और सरकार के पास 2011 का आंकड़ों का जिक्र बार बार जो राहुल गांधी करते हुए नजर आए, तो क्या ये सुनहरा मौका नहीं था? मतलब मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, माना जाता है महिलाएं अमूमन पुरुषों के मुकाबले कम आपराधिक मामले उन पर दर्ज होते हैं, क्राइम में कम होती है। जब सांसदों की बात होती है, एडीआर की रिपोर्ट्स और वो सारी चीजें, एक छवि बहुत अच्छी मानी जाती है, एक ममत्व भी होता है महिलाओं में, तो वो भी एक पहलू होता है। तो उस सूरत में क्या सरकार बहुत देर कर रही है? आप इसका एनालिसिस कैसे करते हैं? या आपको लगता है कि नहीं ठीक है, एक मुद्दा जो है वो विपक्ष के हाथ से निकल गया, मुद्दा तो था ये बहुत बड़ा महिलाओं को लेकर? जी धन्यवाद जीना जी। देखिए जीना जी, ऐसा है, निश्चित रूप से हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति के अंदर हमने महिलाओं को, आप महिला शब्द बोल रहे हैं, मैं बोलता हूं मातृशक्ति। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि कोई भी बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद में उसकी प्रथम गुरु जो है वो उसकी माता होती है, और इसलिए मातृशक्ति का मेरे हिसाब से महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है प्रत्येक जगह पे। लेकिन हुआ क्या कि हमारा कालांतर के अंदर हमारे यहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि जिसकी वजह से हमारे यहाँ एक पुरुष प्रधान समाज का एक निर्माण हुआ। मैं अभी कुछ 100 साल पहले की बात कर रहा हूं। पुरुष प्रधान समाज का निर्माण हुआ और यहाँ पे महिलाओं को केवल चूल्हे चौके और पर्दा प्रथा और घूंघट प्रथा और केवल उसी क्षेत्र में उनको सीमित कर दिया गया था। लेकिन आप और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जीनत जी कि हम उस जीवन का हमने अपने जीवन काल के अंदर वो समय देखा है कि जब समय अंगड़ाई ले रहा है और महिलाएं जो है वो आगे आकर के बढ़ चढ़ करके हर एक क्षेत्र के अंदर नए नए आयाम स्थापित कर रही हैं। क्योंकि कुछ वर्षों पहले की बात बता रहा हूं जीनत जी, जब आपने देखा होगा कि लिंगानुपात के अंदर कितना बड़ा भारी अंतर चल रहा था, कि जिस तरीके से इस देश के अंदर एक समझ लीजिए परिपाटी सी चल गई थी बालिकाओं की भ्रूण हत्या की, तो उस चीज के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले 9-10 वर्षों में जब से सरकार आई है, पहले इन्होंने संरक्षण का कार्य किया बालिका का, जिसका नाम दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उसके बाद में संरक्षण के बाद में आज जो आरक्षण का मुद्दा लेकर के आ रहे, इसके अंदर देखिए जिन्ना जी 2-3 विषय अभी यहाँ पे बहुत चर्चा के अंदर है। तमाम विपक्षी भी चर्चा कर रहे हैं और मीडिया के अंदर भी चर्चा चल रही है कि भाई ये जो आरक्षण है ये 28 में लागू होगा कि 29 में लागू होगा, इसका लाभ 30 में मिलेगा कि 29 में मिलेगा। जिन्ना जी 2-3 चीजें हैं। देखिए मोदी सरकार के कार्यकाल के बारे में अगर आप देखेंगे तो 2014 से लेकर 2019 तक का कार्यकाल देखें, 2019 के बाद में जो मोदी सरकार का कार्यकाल रहा है, इन्होंने जैसे एक ऐसे लगता है कि इन्होंने अपना एक शेड्यूल तैयार किया हुआ है और इनको इन्होंने पहले से अपनी सारी नीति तैयार की हुई है कि हमें कब क्या करना है, कब 370 हटानी है, कब हमें 3 तलाक का बिल पास करवाना है, कब हमें ये महिला आरक्षण बिल लेके आना है। तो इस तरीके से मोदी सरकार ने जिस तरीके से अपना आज तक जो अपना स्केड्यूल दिया है या अपनी जो दृढ़ इच्छा शक्ति का एक समझ लीजिए एक परिचय दिया है, उसी के तहत ये जो महिला आरक्षण बिल ये शीतकालीन सत्र में भी लाया जा सकता था, लेकिन सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए विशेष सत्र बुला करके और इस बिल का अभी से जैसे एक तरह का समझ लीजिए इसको अनुमोदित करवा दिया। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई इसको 26-27 में, क्योंकि जीनत जी ये मामला बहुत टेक्निकल है इसके अंदर। देखिए ओबीसी की हम बात करते हैं तो 2010 में ये बिल क्यों अटका? क्योंकि उस टाइम तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी, तमाम जो अटकाने वाले जो दल थे वो चाहे ओबीसी के नाम पे उन्होंने अटकाया, लेकिन अटकाने वाले दल तो सरकार के सहयोगी थे। तो उस समय अगर मान लीजिए आज जिस तरीके से मैं राहुल गांधी जी को सुन रहा था संसद के अंदर, अगर ये चीज थी तो उस टाइम ओबीसी का मामला इसके अंदर ऐड करके और कांग्रेस इसको पास करवा सकती थी। सुनिए, गठबंधन सरकारों की बंदिशें सभी को मालूम है, आपको भी मालूम है। भाई एक वोट सुन लीजिए भी, एक सेकेंड, एक वोट से वाजपेयी जी की सरकार चली गई थी ना। गठबंधन सरकारों की बंदिशें सबको पता है। अभी तो आपके फेवर में नंबर हैं,
अभी तो लोकसभा में आप है, कोई विरोध कर भी लेगा तो क्या कर लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, आपके पास आप क्योंकि विपक्ष बार बार, वो जो इंडिया गठबंधन है वो बार बार जातिगत जनगणना की बात कर रहा है और बिना उसके संभव नहीं। सब कुछ तो आपके हक में था, फिर इसे आपने फ्यूचर के लिए क्यों छोड़ दिया? वो मुझे आप थोड़ा सा कुछ तो ऐसा बताइए कि मान लिया जाए स्ट्रैटेजी है, सरकार का अपना एक रोड मैप है, वो हर साल एक ऐसा फैसला लेती है, 5 अगस्त की तारीख भी तय है, सब कुछ समझ में आता है, लेकिन ये फैसला मतलब आपने फैसला ले लिया, सब कुछ आपके हक में है, आप जातिगत जनगणना करवा सकते थे, परिसीमन करवा सकते थे, फिर मतलब ये समझाइए जरा। देखिए जीना जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आप ये मान के चलिए कि जिस समय जो चीज होती है, अगर उसके अंदर हम केवल कमी ढूंढने लग जाए तो हम ये कहें कि ये चीज आज ही क्यों हुई, ये कमी नहीं, सुन लीजिए, एक सेकंड, कमी नहीं है आपसे, एक सेकंड सर, कमी नहीं है आपसे, इसकी क्वालिटीज पूछी जा रही हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स पूछे जा रहे हैं, कमी नहीं है। इस देश में 24/7 इलेक्शन मोड में देश रहता है, आज कहीं, कल कहीं, परसों कहीं। अब 2027 में 8 राज्य में चुनाव है, 29 में फिर लोकसभा का चुनाव हो जाएगा, इस साल के आखिर में 5 राज्यों में चुनाव है, अगले साल लोकसभा का चुनाव है, उसके साथ आंध्रा का भी चुनाव है। तो वो छोड़ दीजिए, मैं आपसे इसकी टाइमिंग और उसके पॉजिटिव पॉइंट्स पूछ रही हूं, वो मुझे आप एक बार बताइएगा। हाँ, मैं टाइमिंग की आपको बात बता रहा हूं। अभी 4 राज्यों के चुनाव बिल्कुल मुहाने पे हैं। आप देखेंगे अगले महीने शायद हो सकता है आचार संहिता लागू हो जाए अक्टूबर के अंदर। तो अगर मान लीजिए इसको अभी तत्काल प्रभाव से इसको प्रभावी कर दिया जाता है तो क्या ये चुनाव लटकने की स्थिति नहीं हो जाती? क्योंकि फिर चुनाव आयोग को दोबारा से सारी की सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती, दोबारा से चुनाव आयोग को सारी की सारी अपनी रीपरिसीमन, क्योंकि उन विधानसभाओं के ऊपर ये चीज एप्लीकेबल हो जाती है अगर ये आज तत्काल प्रभाव से। तो सरकार ने इस चीज को जिस तरीके से प्लान किया है, सरकार ये चाहती है कि इसके अंदर किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो, इसलिए चाहे ये 2 साल बाद में, 4 साल बाद में, 3 साल बाद में लागू हो। और आज जो पास करवाने का सरकार का कारण मेरे को जो समझ में आता है जीनत जी, वो ये है कि भारत की जो चुनावी राजनीति होती है, इसके अंदर चुनाव के अंदर ऊंट किस करवट बैठता है, ये किसी के लिए भी बिल्कुल एकदम सटीक भविष्यवाणी करना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। कि आज सशक्त सरकार है, कल को मान लीजिए 2024 में आसक्त सरकार आ गई, वापस 2010 वाली सी सिचुएशन आ गई कि सरकार की मतलब समझ लीजिए अपंगु सरकार हुई, चाहे वो किसी भी दल की हो, तो क्या वो इस बिल को दोबारा से ला सकती है? क्योंकि संविधान सभा से चर्चा चल रही है। ये आप 27 साल 28 साल लोकसभा और विधानसभा, अभी सर क्या निरंजन जी आप भी फ्लो में बोले जा रहे हैं, एक मिनट सुनिए। लोकसभा और विधानसभा में लागू होगा, सरकार माना बदल गई तो फिर तो दोबारा इस पर बातचीत हो जाएगी। राज्यसभा जो होती है वो स्थायी सदन होता है, ठीक है, वो कभी भंग नहीं होती, वहां पर विधेयक जीवित बार बार कहा जा रहा है कि माना जा रहा है। हालांकि अमित शाह जी ने कहा कि वहां पर भी जीवित नहीं है, तो फिर लोकसभा में आप कैसे कह रहे हैं? अगर माना जो भी चुनाव जीतता है, माना कि सरकार बदल गई, तो फिर क्या आधार रह जाएगा? नहीं, मेरा कहने का तात्पर्य ये है, सरकार अब अगर इन दोनों सदनों में पास करवा लेती है और राष्ट्रपति जी के साइन हो जाते हैं, और उसके बाद में जो एक यहाँ पे हमारे संविधान के अंदर नियम है कि भाई कम से कम आधी विधानसभाओं के अंदर इसको पास करवाना है, अगर वो सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो कम से कम ये चीज तय हो गई कि महिला आरक्षण विधेयक, महिला आरक्षण संशोधन कानून पारित हो चुका है और ये अमुक समय के ऊपर लागू हो जाएगा। मेरी बात समझिए, सरकार चाहे किसी की भी होगी उसको ये आरक्षण की पद्धति लागू करनी पड़ेगी, क्योंकि फिर ये पाले में चली जाएगी चुनाव आयोग के, और चुनाव आयोग रीपरिसीमन आयोग को देगा, और रीपरिसीमन के बाद में ये चीज चाहे सरकार किसी भी पार्टी की हो, किसी भी नेता की हो। पहली बात। दूसरी बात ओबीसी की बात है जीनत जी, आपको मैं एक चीज बताऊं, अगर ये ओबीसी वाला मुद्दा अगर ये लटकाने भटकाने और अटकाने का मामला है तभी तो ये 2010 के अंदर अटका था, नहीं तो मुझे एक बात बताइए, ये था कि जो अभी तक ये लटका है इसी ओबीसी के मुद्दे पे लटका है, और अगर ये मुद्दा अभी भी अगर लेके चलते हैं तो ये मामला और आगे लटकने की संभावना है। इसलिए सरकार ने सबसे पहले मातृशक्ति को अवसर प्रदान करने के लिए अपना कर्तव्य निभाया है, मेरा ये मानना है। ठीक है निरंजन पोद्दार जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं तो अब आप ये बताइए कि विपक्ष के हाथ से क्या बैठे बिठाए एक मुद्दा निकल गया?
गोल चेंज हो चुका है क्या? गोल पोस्ट जो होता है अमूमन इलेक्शन में, जो सियासी जुबान में कहा जाता है। देखिए जीनत जी, राजनीति के अंदर नियत, नीति और रणनीति, ये तीनों चीजों की टाइमिंग जो है ना बहुत मायने रखती है। कि आज कोई क्या कह रहा है इस चीज से मतलब नहीं है, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूं आपकी अनुमति से। अभी जुम्मा 4 दिन पहले राजस्थान विधानसभा में पदस्थ मंत्री कहता है कि राजस्थान के अंदर इतने बलात्कार इसलिए होते हैं क्योंकि राजस्थान तो पहले से ही मर्दों का प्रदेश और पूरी विधानसभा ठहाके मार करके और हंसती है। मेरा यह मानना है कि अगर 40% महिलाओं का वहां पे अगर मान लीजिए वो होता तो क्या उस विधानसभा की ऐसी हिम्मत होती। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि ये जो मानसिकता को समझना पड़ेगा आपको, और वो जो आप यहाँ पर आपने अच्छी बात कही पोद्दार जी। मैं इसमें एक चीज और ऐड कर देती हूँ। बहुत अफसोस की बात नहीं है कि देश में महिलाओं के खिलाफ बड़े बड़े अपराध हाल फिलहाल में हमने देखे हैं। किस महिला नेत्री ने बोला है? जितनी है उनमें से बता दीजिए, मेरा भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा। हम जब महिलाओं की बात आती है तो मैं बिल्कुल भी किंतु परंतु तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। अब मैं ये नहीं कह रही मैं बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हूं, मुझे फेमिनिज्म जैसी कोई बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। आप सामने वाले को सिर्फ इंसान समझिए, ठीक है? तो आप ये बताइए कि बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, कितनी महिला सांसदों ने किसी भी पार्टी की हो बड़ी ईमानदारी से बात की हो? ये तो आप सोचिए, कोई स्टेट हो, सेंटर हो, सबके पास सिलेक्टिव अप्रोच है। क्या ये शर्म की बात नहीं है? मैं जवाब देना चाह रहा हूं। जीनत जी, निश्चित रूप से आपने कहा ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस समाज का, लेकिन एक चीज देख करके बड़ी आशा होती है। और मैं इस चीज से इस बात से इसलिए आशान्वित हूं कि आज जिस तरीके से महिलाएं रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया, महिलाओं ने बोलना चालू कर दिया है। कुछ वर्ष पहले की बात बता रहा हूं, हमने अपने जीवन काल में देखा है जीनत जी, अगर किसी लड़की के साथ अगर कुछ दुष्कर्म जैसी कोई घटना हो जाती है तो घर वाले उसको चुप करा करके घर में बिठा लेते थे, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवानी, भाई इज्जत चली जाएगी। आज कम से कम वो अपनी बात रखना चालू कर दी, चाहे उसके साथ दुष्कर्म हुआ हो, चाहे उसके साथ दुराचार हुआ हो, लेकिन बोलना चालू कर दिया। और मैं इस चीज से आशान्वित हूं कि मेरे जीवन काल में वो समय आएगा कि जब कोई महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने से पहले अपने गिरे बांक में 4 बार झांकेगा और अपने भविष्य की चिंता करके इस बात के अपने मुंह से कोई शब्द निकालेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप लोग जुड़े, ये बहस लंबी चलेगी।